गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 23 है आज आपका। 23 लेक्चर नंबर है आपका, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा आपने सॉफ्ट मटेरियल्स के बारे में। जो और 29 लेक्चर में आपका वही चल रहा था, 22 लेक्चर में आपका वही चल रहा था कि सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। तो आज उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। साथ में आपकी जो चीज़ पढ़ा, एक चीज़ और आपको बताई जाएगी, सिलिकॉन आयरन एलॉय के बारे में बताया जाएगा और क्यूरीज लॉ के बारे में बताया जाएगा। तो ये 2-3 टॉपिक आज आपको बताए जाएंगे, जो मोस्टली जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएंगे। 10 से 15 मिनट हार्डली ये सारे टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएंगे। तो मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ। तो आज आपको जो आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड आपको दिखाते हैं। मैग्नेट का जो आपका ये चैप्टर है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल्स, सारा ही मैग्नेट के मतलब कि जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके मैग्नेट के, उसके बारे में बताया गया है कि जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स आपके आते हैं कि कैसे ऊपर में परमेबिलिटी क्या होती है, ससेप्टिविटी क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया और उसी सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे। इसके साथ ही टाइप्स वगैरह मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, मैग्नेटाइजेशन वगैरह बता दे रखा है। तो आपको मुझे आज जो चीज़ बताएंगे क्यूरीज लॉ है और क्यूरी-विसल लॉ है। क्यूरीज लॉ को क्यूरी-विसल लॉ भी बोलते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंस सर्टेनिटी का होता है, बोला ही जाता है, मगर मैं आपको आज बता दूंगी कि क्यूरीज लॉ क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर एक बार दिखाते हुए चलते हैं। इसके अंदर आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो आपको बता, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अनमैग्नेटाइज्ड और मैग्नेटाइज्ड बता चुका गया। और इसी के अंदर आ जाता है आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे खास बात जो थी, जो मेन इसका पॉइंट था, जो इस मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत जो थी, वो मैंने आपको 22 वाले लेक्चर में बता दिया है। फिर एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ये आसानी से मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया था आपको। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो अपने अपने डोमेन में, सारे उनके जो टाइपोल्स होते हैं, एटॉमिक टाइपोल्स होते हैं, वो एक तरह के डोमेन में रहते हैं और वो अलाइंस होते हैं। उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं और इसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के डोमेन को बढ़ा देती है, कि इंक्रीज कर देती है, जिससे कि अदर डायरेक्शन के डोमेन उस तरफ रोटेट तो होते हैं पर पूरी तरीके से नहीं, और जो उस डायरेक्शन में होता है ज़्यादा। तो ये मैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज अनमैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज होते हैं और अनमैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज कैसे होते हैं ये भी बता। अब आपको मैं डीमैग्नेटाइज का फेनोमेना बताऊंगी, तभी इस चीज़ को कंप्लीट समझ पाएंगे कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके जो हैं वो मैग्नेटाइज होना तो मैंने आपको बता दिया। अब वो डीमैग्नेटाइज कैसे होंगे ये मैं आपको बता दे रही हूँ। वहीं पे आपकी एक और चीज़ सामने आके आ जाती है, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ आ जाता है, जिसको हम क्यूरीज टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। तो ये एक फिनोमेना हमारे सामने एक नया आता है वहाँ पे, तो उसके बारे में भी बताऊंगी। और सिलिकॉन आयरन एलॉय के बारे में आपको बता दिया जाएगा। सिलिकॉन आयरन एलॉय क्या होता है, तो बताना शुरू करा जाता है। जैसे डीमैग्नेटाइज का फिनोमेना जो आपका है वो कुछ इस तरह से है। जब आपका मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ये नहीं कि वो जो आपका मैग्नेट बहुत सॉफ्ट है। उसकी मतलब ये होता है कि उसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी जो है बहुत इजीली वर्क कर जाती है। उसको हम आसानी से क्या करते हैं, मैग्नेटाइज भी कर देते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो जो अब डी मैग्नेटाइज का जो फिनोमेना है वो मैं आपको समझाने के लिए पिछली स्लाइड की तरफ ले जा रही हूँ। आप उधर देखिएगा पिछली स्लाइड की तरफ। सॉफ्ट मटेरियल्स का एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये जो फिगर आपको जो दिख रही है, इसमें मैंने आपको टोटल बता दिया था कि आपका मटेरियल पूरी तरह से मैग्नेटाइज्ड हो चुका है। कौन सा मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो फिनोमेना था उसी पे काम करता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल दोनों हो जाते हैं मैग्नेटाइज और डी। अभी मैं ये फिनोमेना जो आपको दिखा रही हूँ वो मैग्नेटाइज का है। अब ये डीमैग्नेटाइज कैसे होगा, देखिए एक सर्टेन टेम्परेचर था, जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड हम इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है हमारा,
होता ये है कि हमारा जो मटेरियल है वो क्या होता है, पूरी अलाइंस उसके एटम में डाइपोल जो होते हैं वो अलाइंस हो जाते हैं, ठीक है, तभी तो वो मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। मगर एक फील्ड को जो आप लगा रहे हैं उस मटेरियल पे, उस पर्टिकुलर मटेरियल पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, उस मटेरियल पे जो हम फील्ड लगाएंगे उस फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब जो हम फील्ड लगाएं उससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो कुछ मैग्नेटिक करंट, करंट भी डेवलप होगा, मैग्नेटिक करंट मतलब करंट डेवलप होगी, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। करंट जब डेवलप होगी इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर ही रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, और साथ में इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर को कहीं ना कहीं वो इंक्रीज भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज हमारे सामने आया कि ऐसा टेम्परेचर हमारे सामने आ गया अब यहाँ पे पर्टिकुलर कि जिस टेम्परेचर पे, देखिए बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ऐसा एक टेम्परेचर हमारे सामने आया कि जिस टेम्परेचर पे, क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी, मैं जब मैं चैप्टर शुरू कर रही थी, कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी जितनी होती है वो सारी प्रॉपर्टी वो लूज कर जाता है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, ठीक है। इसी फिनोमेना को ध्यान में रखिए और रखते हुए ये समझने की कोशिश करिए, मैं समझाने की कोशिश भी आपको ये कर लूँ कि ये जो फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में आपने टोटल देखा कि हमारा मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइज्ड हो गया है, ठीक है। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, करंट हमारी लगातार डेवलप हो रही है। जब करंट हमारी डेवलप हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट भी तो हो ही रहा है ना, हाँ हो रहा है। और टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट जब हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी अधिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना अधिक डेवलप होंगे उस फील्ड से, उतना ज़्यादा करंट होगा, उतना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा हीट, मतलब कि इतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब मैंने अब ये बात, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो वो ही मटेरियल जो अभी फेरोमैग्नेटिक की तरह बहुत तेज़ी से काम कर रहा है वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से अपने आप को वो पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर लेगा, वो पूरी तरीके से अपने आप की बहुत हीट पे अपने मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। मगर उसी उसी जगह पे कोई एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे क्या हो जाए, ऐसा फिनोमेना जहाँ पे क्या हो जाए। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि कैसे यहाँ पे आपका मैग्नेटाइजेशन जो है, डीमैग्नेटाइज कैसे होगा मटेरियल, और सॉफ्ट मटेरियल की दोनों प्रॉपर्टी को मैं आपको बता रही थी। थोड़ा सा रुकना पड़ा था, ठीक है, फिर अपना शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा फिर आपका, जब आपका टेम्परेचर जो होगा बहुत हाई हो जाएगा तो ये फिनोमेना आपका जो सामने आएगा ना, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा आपका, हाई टेम्परेचर पे आपको भी पता है कि हाई टेम्परेचर पे जो मैग्नेट होता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है, वो क्या करता है, अपना मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी लूज कर देता है, लूज कर देता है, तो वहाँ पे एक ऐसा टेम्परेचर डेवलप हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात हो रही है। देखिए ये फिनोमेना जो है ना, क्यूरीज लॉ, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो आपका वो है, क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो आपका है उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर रहेगा जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी जो प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी, उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको लूज करने लगेगा, ठीक है। और उसी टेम्परेचर पे वही मटेरियल क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगेगा। तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से लेके से होते हुए पैरामैग्नेटिक, मतलब इस ट्रांसलेशन में जो टेम्परेचर काम कर रहा है, जिस टेम्परेचर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। तो अब आपको बात समझ में आई कि डीमैग्नेटाइजेशन सॉफ्ट मटेरियल आसानी से करे जाते हैं और वो पैरामैग्नेटिक की तरफ वर्क करवाने लगते हैं, ठीक है। तो यही फिनोमेना आपको सॉफ्ट मटेरियल्स का है कि जो वो मैग्नेटाइज भी हो रहा है आसानी से, डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है आसानी से, ठीक है। और क्यूरीज ला उसी फिनोमेना पे, मुझसे उसी चेंज फिनोमेना पे डेवलप होके आता है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज ला, ठीक। मैं आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ यहाँ पे, स्लाइड मेरे पीछे करके ले जानी पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखा भी दे रही हूँ क्यूरीज ला के बारे में। इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ाया, इसमें मतलब इस टॉपिक को एकदम लास्ट में रखा था कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। जब आप पूरा ये चीज़ देखेंगे तो आसानी से समझ भी जाएंगे। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, क्यूरीज लॉ या क्यूरीज विसल लॉ,
एक ही चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इस टेम्परेचर इन इंक्रीज एट द फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन इज डिक्रीज, मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसका, वो क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। किस टेम्परेचर पे, जब हमारा कोई टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो क्या कर रहा है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर रहा है, उसी टेम्परेचर पे वो ही मटेरियल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है, या क्यूरीज लॉ भी बोला जाता है। और उसी को ये चीज़ होता है किस वजह से, हीट की वजह से, हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी वहाँ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो जो हीट डेवलप होगी उसको हम बोलते हैं क्या, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एग्रेशन। ये यहाँ पे एक सेकंड, ये पेन नहीं मिलता है। To the increasing as the thermal agitations of atomic dipoles at a particular temperature, the ferromagnetic material becomes a paramagnetic, ठीक है। उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को, जो फिनोमेना आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बढ़ता है, उस प्रोसेस पे जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक, मतलब उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ या क्यूरीज टेम्परेचर लॉ। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, और यही फिनोमेना, ठीक है, यही चीज, ये जो पूरा आपको समझ में अब आया होगा कि मैग्नेटाइज कब हुआ, डीमैग्नेटाइज कब हुआ, किस समय क्यूरीज लॉ हमारा सामने आया। तो ये सारी चीज जो आपके सामने आई, ये पूरा चीज जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। तो अब बेसिकली मेरा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के आगे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रिलेशन है आपका टेम्परेचर में और एक्स में, ठीक है, ठीक। लॉ सक्सेसिबिलिटी पे है, सक्सेसिबिलिटी मतलब जीटा और टी में है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, वैसे सक्सेसिबिलिटी आपकी क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जो आपका जो टेम्परेचर है, सर्टेन टेम्परेचर जो बहुत हाई पे जाएगा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर पे ही हमारा जो मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो आपका क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें वो कर दी, बता दी, आगे बढ़ा दी, चीज़ों को बता दिया। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, एक चीज़ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के हम, मैं आपको ये दिखाते रही प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बताते रहे। देखिए परमेबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट हाई रहती है, स्लाइटली कोरोसिव फोर्सेस में पाया जाता है, स्मॉल हाइस्टेसिस लॉस पाया जाता है। अच्छा, परमेबिलिटी, कोरोसिव फोर्स और स्मॉल जो हेरिस्टिशियस लॉस, ये तीन जो वर्ड मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, और एक अभी वर्ड आपसे जुड़ा है जो आपका सक्सेसिबिलिटी। ये चार वर्ड्स जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, आपको अब समझ में आ जाना गया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है। मैंने एक बार हाइस्टेसिस लॉस के बारे में आपको बता दिया था, कोरोसिव फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है, और परमेबिलिटी के बारे में मैंने चीज़ें बारे में बताया। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो इसमें एक टॉपिक आएगा अभी, हैरिस लॉ, जो लास्ट में मैं आपको बता रही थी कि हैरिस लॉ को समझना एक तरीके से बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि अगर मैं इसके एक एक पार्ट को तोड़ूंगी ना, तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। अगर मैं इसको बहुत ही स्मूथली इस पार्ट के अंदर ना घुस के इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करूंगी, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ये एक चीज़, सैचुरेशन भी मैंने आपको बता दिया जो है कि सैचुरेशन एक ऐसी स्टेट होती है जिस स्टेट पे एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हो, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, वो अपने कांस्टेंट स्टेट पे चलती है। मगर उस पोजीशन पे ना हम ना हम टेम्परेचर बढ़ा के उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ना हम घटा के, एक कांस्टेंट पे में चलती है। तो ये चार पाँच जो भी आपका जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो याद कर लीजिए कि ऑलमोस्ट परमेबिलिटी इसकी हाई मिलती है हमको, कोरोसिव फोर्स भी स्लाइटली हमको स्लाइड में थोड़ा मिलता है, जिसमें लॉसेस थोड़े से होते हैं, हाई लॉस हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और सिचुएशन मैग्नाइजेशन होता है, हाई सिचुएशन मतलब एक सर्टन कांस्टेंट वैल्यू पे ही, सर्टन कांस्टेंट टेम्परेचर पे या सर्टन कांस्टेंट वैल्यू पे ये लगातार एक तरीके का ही फंक्शन देगा आपको। कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस आपको कंसीडर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। अच्छा,
आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए ये तो मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह से आपको मतलब अब होता है क्या है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे से मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम ये देख लें कि हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको कभी ज़रूरत हो, कभी ज़रूरत हो कि आपको कभी कुर्सी की ज़रूरत हो और आपको बैठना हो, आपको कुछ ना मिले बैठने के लिए, तो आप ये अगल बगल मान लीजिए कोई पत्थर होगा आप उसी पे बैठ जाओगे, कोई ईटा होगा आप उसी पे बैठ जाओगे, तो एज अ कुर्सी, एज अ चेयर आप उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। उसी फॉर्म उसी मटेरियल्स का यूटिलाइजेशन या उसको यूज़ करने में जो जो आते हैं उसी में एक आता है आपका, उसी को मैं आपको बता रही हूँ, आता है प्योर आयरन, ठीक है। एक सबसे पहला एक मटेरियल आपको मिलेगा प्योर आयरन, ठीक है। दूसरा क्या मिलेगा आपको, दूसरा आपको मिलेगा सिलिकॉन आयरन एलॉयज, ठीक। तीसरा आपको मिलने वाला है क्या, निकल आयरन एलॉयज, ठीक। इसके बाद ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट ऑफ स्टील, सॉरी उल्टा पड़ गए थे, ग्रेन ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील। ये एक नया फिनोमेना आपके सामने आएगा, ग्रेन ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील। इसको मैं आपसे लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा ये सब मैं आपको बता दे रही हूँ पहले। हाँ, प्योर आयरन, देखो प्योर आयरन में क्या होता है, प्योर आयरन को हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, प्योर आयरन कंटेन अ वेरी मिनिमम कार्बन कंटेंट 0.% this material can be refined to get a almost permeability and less corrosive force with the help of suitable technique to make it soft magnetic material। अच्छा, मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको बताया ना, अच्छा एक चीज़ तो दिमाग में रखनी ही है हमेशा कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा उसमें हाइसिस लॉस को जरूर देखना है, तीन चीज़ों को जरूर चेक कर लेना है कोई भी मटेरियल का। अच्छा, ये सारी खाली मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, चाहे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हो, चाहे कंडक्टर मटेरियल, चाहे सेमी कंडक्टर मटेरियल हो, सारे मटेरियल में हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, हाइसिस लॉस को हम हर मटेरियल में चेक करते हैं। तो हम जब इसको चेक करते हैं तो हमें क्या चाहिए, परमेबिलिटी हाई, कोरोसिव फोर्स लेस चाहिए और हाइसेशन लॉस हमको लेस चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, प्योर आयरन। हमें नहीं पता अभी ये कुछ मटेरियल की तरह वर्क करेगा, हमने एक मटेरियल उठाया आयरन का, उठा लिया, अब हम उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। कैसे चेंज करेंगे, हमने जब इसको चेक किया तो देखा हमने कि उसमें कार्बन की मात्रा जो कंटेनिंग कुछ परसेंटेज इसमें ज़्यादा पाई जा रही, देखी जा रही। तो उस कार्बन को हमने क्या किया, हमने उस मटेरियल चेक किया, उसमें परमिबिलिटी चेक किया उसकी, कि कितनी इसकी क्षमता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करने की, ठीक है। उसको हमने चेक किया, उसके बाद हमने देखा कोरोसिव फोर्स उसका कितना हो रहा है। तो हमने देखा कि जब जो जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टियां पाएंगे ना आयरन के, जितनी चीज़ों को चेक किया गया उन सब चीज़ों में हमने देखा कार्बन कंटेंट जब हमारा कर रहा है, हम किसी भी कार्बन को भी बहुत टाइम तक सर्टन टेम्परेचर पे किसी कार्बन लेकर बहुत टाइम तक उसको हम एक सर्टन टेम्परेचर पे रखते हैं, काफ़ी समय 2 साल 3 साल से, तो वो खुद भी मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी चीज़ों को देखा गया है कि सारी जो पॉसिबिलिटीज जो चेक की गई है वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारी थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ रही थी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड तो इसको और प्योरीफाई किया गया और इसकी क्षमता को और घटाया बढ़ाया गया, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि प्योरीफिकेशन के दौरान हमको ये मैग्नेट की जो हमको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए वो हमको प्योर आयरन के अंदर मिलने लगा। तो ये डेवलपमेंट जो था हमारा वो हमारे द्वारा किया हुआ था, ठीक है। हमने इसको चीज़ों को बढ़ाया घटाया, इनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया घटाया, हम ये सब चीज़ें हमने किया, कैसे की प्योरीफिकेशन इसका कैसे किया, क्या चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सब धीरे धीरे हम जब आप थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे सब पता चलेगी आपको, ठीक है। तो इसके बाद एडी करंट जो आप जानते हैं, एडी करंट लॉस जो होता है सर, वो क्या होने लगा। अच्छा, तो यहाँ पे सेकंड लाइन जो आपके लिखी है, सेकंड
सेकेंड लाइन जो आपकी लिखी है, बट इट प्रोसेस ऑफ एडी करंट लॉस व्हेन द सब्जेक्टेड टू वेरी हाई फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू लो रेजिस्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी पे हमको हाई फ्लक्स मिल रहा था, हाई फ्लक्स डेंसिटी मिल रही थी, और हमको एडी करंट लॉस कम मिल रहा था। ये होना चाहिए, एडी करंट लॉस ज़्यादा किसी मटेरियल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा एडी का इसके बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पे लिखी हुई है, सो इट इज़ यूज टू लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन सच अ कंपोनेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, जब ये तो मटेरियल हमारा तैयार हुआ, इसको फेरोमैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते थे, इसको हम जहाँ पे हमारी कम फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे हम इस मटेरियल को यूज़ कर लेते थे। जहाँ पे हम प्योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा, जिसको हम ओरिजिनल तौर पे पाए हुए हैं, ठीक है, मैग्नेट के अंदर से जो हम पाए हुए हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टाइप को, उसको हम यूज़ करते तो उस फ्रिक्वेंसी पे हम उसको नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कभी स्टोन्स देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है आपको कि आपको अम, उम, एक स्टोन पहनना, मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि आपको पुखराज का स्टोन पहनना, तो वो कुछ लोग बोलते हैं बहुत हाई डिमांड पे, बहुत हाई इसकी प्राइस वैल्यू है, तो इसकी जगह आप टोपाज पहन लो, मतलब उसकी कम फंक्शन में, क्वालिटी में थोड़ा धीमा रहेगा पर बजट में रहेगा। इसी तरह इसमें होता है कि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, अगर हम प्योर मैग्नेट के अंदर की जो चीज़ें हैं उससे करेंगे, तो वहाँ पे हमको हाई फ्रिक्वेंसी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पे हम प्योर आयरन को जो, जिसको हम डेवलप किए फेरोमैग्नेट की तरह, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, जिस वहाँ पे हम उस प्योर आयरन को अपने अनुसार इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मटेरियल को मिला के। ठीक है। और प्योरिफिकेशन, इसका रिफाइनिंग इसकी कैसे होती है, ये सारी प्रोसेस आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे, तो अभी हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आता है एलॉय, सिलिकॉन आयरन एलॉय। ठीक है, सिलिकॉन आयरन एलॉय का जो आपका होता है, एलॉय आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो उसका डिटेल उतना देने की जरूरत नहीं, अगर लगता है तो कल बता देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर के एलॉय में, दिस मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, द एडिशन ऑफ सिलिकॉन will make increasing in the permeability, low eddy current, less increasing the resistivity। किसके एडिशन से, किसमें, आयरन में हम सिलिकॉन को ऐड करके एलॉय बना रहे हैं। ठीक है, एलॉय बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिलिकॉन को इतना ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो, उस आयरन की परमेबिलिटी आपकी क्या हो, इंक्रीज करे, और एडी करंट लॉस उसका कम हो जाए, और रेजिस्टिविटी उसकी इंक्रीज कर जाए, हाइसिस लॉस कम हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से हम जो हम सिलिकॉन को मिलाएंगे, तो इस अमाउंट में मिलाएंगे, इस रेशियो में मिलाएंगे कि जो जो प्रॉपर्टीज हमको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चाहिए, हाँ, वो हमारे अनुसार कंट्रोल में, जैसे यहाँ से हाइसिस लॉस हमारा करके कोरेसिव फोर्स हमारा डेवलप कर जाए, हाँ, अलग अलग जितनी प्रॉपर्टीज चाहिए वो सारी यूज में आ जाए, तो हम सिलिकॉन आयरन एलॉय का यूज कर लेते हैं। इसके साथ एक चीज और यहाँ पे लिखा है कि इसका हम यूज करेंगे कहाँ, तो देखिए इसका, दे आर यूज इन द इलेक्ट्रिक रोटेटिंग मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मशीन एंड ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में यूज़ कर लिया जाता है, बहुत जगह यूज़ होते हैं। धीरे धीरे मशीन में आप जब सर पढ़ाते होंगे तो आपको बताते होंगे कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में हो गया, रोटेटिंग कॉइल के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, बनाने के लिए, कॉइल को बाइंडिंग करने के लिए नहीं, बनाने के लिए उसको। निकिल आयरन एलॉय का, इसमें क्या होता है, निकिल की मात्रा ज़्यादा चाहिए जाती है, और जिसको बैलेंस करने के लिए एडी करंट है, जो इसमें हैसिस लॉस, देखिए हैसिस लॉस सब में ही लो रहना चाहिए, लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एनर्जी ज़्यादा खत्म हो जाएगी, तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल बनाने का फायदा ही क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक मटेरियल से काम चला नहीं रहते क्या, हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जरूरत ही क्यों होगी भाई, हमको लॉस कम करना है अपना, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए, इसी वजह से हैसिस लॉस हमारे कम होने चाहिए, एडी करंट लॉस भी लो आना चाहिए इससे। ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, अच्छा, एक मैं आपको जो न्यू टॉपिक आपका ग्रेट ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो ये एक नया है, बाकी सारे जो ये सिलिकॉन आयरन एलॉय मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कहते हैं, ये आयरन की जो प्योर आयरन को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों को बैलेंस करना है, हम किसी भी मटेरियल को आयरन के साथ मिक्स करते हैं, इसको अलॉय बनाते हैं, तो हमको उसकी उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा, और सारी प्रॉपर्टी, और रिफाइनिंग कैसे होगी, कैसे उसका, ये सारे प्रोसेस को आपके सिलेबस में नहीं अभी रखा गया है,
तो जो जो रखा गया मैंने उतना कवर कर दिया आपके लिए। और जो ग्रेडियंट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है ये ग्रेडियंट ओरिएंटेड शीट, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी और डिटेल्स में बताऊंगी। तो आई होप आप लोग देखते होंगे तो देखे ही होंगे। थैंक यू।